हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 1 में पूछे गए प्रश्नों का हल, जो कि 2/3/2024 के द्वितीय पाली का होगा। और ये सक्षमता परीक्षा 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न और इसी टाइप से रिपीट करेगा आपके परीक्षा में, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे गणित को छोड़ करके सभी प्रश्नों का उत्तर, और दूसरा पार्ट बना दूंगा इसी का गणित का। वैसे ही बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि आप एक साथ नहीं देख पाते हैं। और गणित बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। आप अगर 3 सब्जेक्ट हिंदी, बात करूं कौन कौन से 3 सब्जेक्ट, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट हिंदी, उसके बाद गणित यानी मैथ्स और पर्यावरण ईवीएस जिसको बोलते हैं, अच्छे से कर जाते हैं, तो यही आपका स्कोर करा देगा 100 पार। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट, अपने वाइफ के साथ चले गए। तो ये देखिए कैसे मैंने हैज़ लेफ्ट बोला, ऑप्शन देख करके या उत्तर देख करके, तो सेंटेंस से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैव या हैज होता है। तो यहाँ हैज लेफ्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अलग से मैं टेंस और नरेशन का एक वीडियो ला दूंगा और आपको ट्रिक से आंसर पकड़ना सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का हल का प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल प्रीवियस पत्र का क्वेश्चन पत्र का सॉल्यूशन मिलेगा, आप देख जाइए। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है क्लास मैं कराता ही हूँ, प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई टेस्ट द मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस V4। तो हैज़ बीन तो कहीं है नहीं, हैव बीन हमको दिख रहा है एक जगह 2 नंबर में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही है। तो सैम इज़ गोइंग टू बाई सम ग्रॉसरीज, शाम जो है खरीदने गया है, कुछ ग्रॉसरीज का सामान जा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा, जो कि यही सही है। सैम भी गोइंग बाई सम ग्रॉसरीज, ये गलत है। शाम हैड गोइंग, सैम इसको सैम बोलेंगे, सैम हैड गोइंग बाई सम ग्रॉसरीज नहीं। सैम हैव गॉन टू बाई सम ग्रॉसरीज, ये भी नहीं, यानी 4 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। तो ये हो जाएगा टॉक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइन फ्रेज। एज सुन एज आई वॉज रेडी टू लीव, देखिए वॉज हमको दिखा, पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। नेक्स्ट, select the most appropriate option, change the sentence direct speech to indirect speech. तो he is very polite nature, she said that he was, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में चला जाएगा। तो इज का वाज हो जाएगा, और वाज 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही इज, तो ही के लिए ही, यानी थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन, तो यहाँ ही वॉज हो जाएगा उत्तर 2 नंबर। नेक्स्ट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जाना है। ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक, ही आस्क मी डैट, ही आस्क मी इफ आई लाइक द बुक,
यहाँ मी कहीं ऑप्शन में है? हाँ है, 4 नंबर में। नेक्स्ट, शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही said that शी मस्ट। तो देखिए अब यहाँ पास्ट टेंस यानी ही said उसने कहा, तो ही said that और उसके बाद इसका हो जाएगा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ, और शी हैड टू अप्लाई द जॉब, शी हैड हो जाएगा। चलिए अगला अब आ जाते हैं हिंदी के सेक्शन में, यानी ये बाल विकास और अधिगम का प्रश्न है। जो प्रथम पाली में प्रश्न पूछा वहीं द्वितीय पाली में रिपीट किया। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? तो ये चोमस्की के साथ है। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतरक्रिया के सिद्धांत, और ये दिए थे प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, तो हिंदी की दृश्य से नहीं, हिंदी भाषा लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो इसे संधि कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? आपको कमेंट में जवाब देना है। दूसरा प्रश्न, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? कमेंट के लिए 1-2 प्रश्न किया हूँ ये। चलिए कि मतलब 1 और 2 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब देना है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लोटा शब्द देशज शब्द है, लोटा पगड़ी, तो ये आपका रूढ़ भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या। अब देखिए यही प्रश्न प्रथम पाली में पूछा और यही प्रश्न द्वितीय पाली में पूछा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, सब पहले विवेक मर जाता है। ये प्रथम पाली में भी पूछा था, द्वितीय पाली में भी रिपीट किया। श्री कृष्ण कहाँ आए थे? तो आपने पढ़ा तो हस्तिनापुर आए थे। चलिए इसको तेजी से कर लेते हैं, और किए भी हैं। प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र हल कराए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप देख सकते हैं। और जिन साथी को गणित नहीं आता है, गणित से डर लगता है, ये तो मान लीजिए आप देख लिए, याद कर गए। गणित में एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगा, एकदम इत्मीनान से सिखा दूंगा, बेसिक से, जीरो से। गणित से डरिएगा नहीं बिल्कुल। कृष्ण आए थे, कृष्ण कहाँ आए थे? तो दुर्योधन को समझाने को, युद्ध को रोकने को। ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? तो 5 गांव लेकर भी वो समझौता करने को तैयार थे। कवि ने किस बात को असाध्य कहा? तो श्री कृष्ण को बंदी बनाना। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो उसका विवेक मर जाता है। अगला प्रश्न है, सुमार्ग का अर्थ है सही रास्ता। नेक्स्ट है, लोग किन विचारों से प्रेरित,
अब देखिए ये प्रश्न आ गया है दूसरा गद्यांश। तो गद्यांश को पहले, अब इसको पूरा नहीं पढ़ना है, सीधे प्रश्न पे आइए और देखिए क्या पूछा है। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो संघर्ष वर्ड को ढूंढिए। देखिए अब पूरे आपको पढ़ना नहीं है, सीधे संघर्ष चलाया था। देखिए यहाँ एक संघर्ष मिला, लेकिन आज़ादी को पाने का संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता और निर्णय विचारों से संघर्ष, समाज बहुत सबको हिस्सेदारी थी। एक संघर्ष यहाँ मिला। प्रश्न क्या है फिर से देख लेते हैं। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। पूरे देश की जनता लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष समाज के बहुत सारे हिस्सेदारी थे, तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से। देखिए स्वतंत्रता, समानता के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। तो ऑप्शन पे आइए। स्वतंत्रता, समानता, निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदारी, ये सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टोटल के टोटल सही। नेक्स्ट है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, सदस्यों ने। तो देश की जनता ने संघर्ष किया, देश की जनता ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति। तो ये सभी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ऑप्शन से ही दिख रहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेक्स्ट, हमको बार बार गद्यांश पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा। तो देखिए भारतीय राष्ट्र को मांग की, अब आंदोलन शब्द पकड़िए कहाँ है, देख लीजिए एक बार, या फिर ऑप्शन में ही आ जाइए। ये तो ऐसे भी पकड़ा जाएगा। ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुल की आलोचना होने लगी। देखिए अब आंदोलन शब्द मैं आपको ढूंढवा करके ये चीज़ का उत्तर दिखाता हूँ। भयभीत आंदोलन खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली, राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। तो सरकार की खुलकर आलोचना करने लगे। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सीटेट में भी यही होता है। अब ये बार बार पूरा पढ़िएगा तो आपका समय लॉस होगा ना। कांग्रेस की क्या मांग थी। तो कांग्रेस की क्या मांग थी देख लिया जाए, या फिर ऑप्शन में ही देख लिया जाए, ऑप्शन में ही उत्तर मिल जाए। कांग्रेस की भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने गए सदस्य हों। तो विधायिका राष्ट्रवाद बढ़ते जब बदलाव के कारण बनी थी, लेकिन वो वयस्कों से। तो राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश पेश कर 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये एओ ह्यूम के द्वारा में ही भारतीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए। देखिए कांग्रेस ने क्या मांग की, तो यहाँ पे विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। 2 नंबर उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। संघर्ष मनुष्यों को सफलता दिलाता है। नहीं, संघर्ष मनुष्यों को निखारता है। सफलता मिले या ना मिले, लेकिन निखार जरूर आता है। चलिए अगला प्रश्न, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक उपयोग है। चलिए ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। 4 तो ऑप्शन तो गलत है, चौथा ऑप्शन खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ये सही हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। चढ़ता दबाव गिरता गया, नहीं उतना अच्छा नहीं है।
हवा का दबाव कम हो गया, ये बिल्कुल सटीक है, 2 नंबर। नेक्स्ट है भारत कब आज़ाद हुआ, तो ये तो बिना देखिए पहला ही लाइन देख लीजिए, ये बिना पढ़े ही आप आंसर, लेकिन हाँ अनुच्छेद को देखते हुए जवाब दीजिएगा, ये नहीं अगर मान लीजिए मैंने एक चीज़ रीजनिंग के टाइप का कह दिया कि भारत 26 जनवरी को आज़ाद हुआ, इस लाइन में लिखा हूँ और इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, तो जवाब तो वही होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न का जवाब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। नेक्स्ट, अब ये गणित का कुछ प्रश्न आ गया, ठीक है, गणित का मैं अलग से पोर्शन बना दूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न का थोड़ा सा यहाँ जवाब देख लेते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, साधारण ब्याज का सवाल दिया है, अ सम ऑफ 3000, यानी मूलधन आपको दिया है 3000, ठीक है, और दर दिया है 12%, कितना 12%। साधारण ब्याज की दर रुपया हो गया है 1080, यानी जो ब्याज हुआ है वो कुछ समय में 1080 रुपया हो गया है, और आपसे समय पूछा है, टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100, यानी ब्याज गुना 100 आप बटा मूलधन गुना दर, ये फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट कितना है 1080 रुपया, गुना 100 आप बटा में मूलधन कितना है 3000, क्योंकि देखिए मूलधन तो मूलधन 3000 है, यहाँ पे देख लीजिए दर कितना है तो 12%। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, यहाँ 3 जीरो खत्म, 12 नवा 108 होता है, और 3 3 का 9, कितना साल आ गया 3 साल आ गया, 3 साल आ गया। मैं एकदम फार्मूला से मान रख के आपको सिखा दिया, क्या दिया था क्या निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं गणित के पर्सन में आपको पढ़ा दूंगा। ये भी जो प्रश्न एक मुश्किल थोड़े है, ये रेशियो निकाल करके तीनों को जोड़ निकाल करके ये देख लेंगे, एक यूनिट का मान जैसे आएगा, क्या पूछा है, किसी का वेतन पूछा होगा, तीनों की सैलरी का कुल योग इतना है तो सबा का वेतन क्या है, ये सारी चीज़ें अगर मैं अभी करूं तो कम से कम 2 से ढाई घंटा का वीडियो हो जाएगा समझाते हुए। मुझे करना होता तब तो 1.5 घंटा में ही काम तमाम कर देता टोटल पर्सन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा गणित के लिए। देखिए एक से एक बढ़कर प्रश्न था, आगे आसान आसान मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल मुश्किल सवाल दिया था। अब जैसे यही प्रश्न देख लीजिए एक बार, ये प्रश्न कहता है कि जब किसी संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 39 आता है। यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो आंसर क्या हो, शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 357 को जब हम 17 से भाग करेंगे, ठीक है, कितने को 357 को, तो 17 दूनी 34, एक साथ 17 एकम 17, ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जब ये पूर्णतः इससे विभाजित हो गया तो हम डायरेक्ट 39 को 17 से भाग दे देंगे, 17 दूनी 34, क्या शेष बचा बताइए, 5, 5 आंसर हो जाएगा। ये सारा ट्रिक मैं आपको गणित वाले पर्सन में सिखाऊंगा, आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहें, शेयर करें और इसे छोड़कर कहीं ना जाएं। मैं वादा करता हूं कि आपका 120 प्लस नहीं करा दिया, रिकॉर्ड 1-2 का ब्रेक नहीं करा दिया तो कहिएगा। बस केवल आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। देखिए हम लोग जीके जीएस और पर्यावरण को कर लेते हैं, गणित को अलग से मैं इसका वीडियो आपको दे दूंगा, और इसका प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं पूरे प्रीवियस प्रश्न पत्र का ही 1 सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा देखने को। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच के रेखा को कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगर कहे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन इर्द गिर्द भी प्रश्न पूछ लेता है, तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट ये डुरंड रेखा था। अब रेड क्लिफ रेखा, क्लिफ रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिएगा, इसे भी प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। निम्नलिखित में कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो गोरा, गोरा जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 8 सितंबर, 7 जुलाई, 19 अप्रैल। तो ये 8 सितंबर ही उत्तर हो जाएगा इसका। कितना? 8 सितंबर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। किस दिन? 8 अक्टूबर को। 3 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित था दूध से यानी डेयरी उत्पादन, तो बाढ़ से सुरक्षा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय त्यौहार क्या है? तो छठ पर्व है, छठ पूजा। बिहार के राजकीय पक्षी, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होगा। 943 का जवाब कमेंट में आप देंगे। बिहार में संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 40 है। यहाँ मैं बता दूँ, विधानसभा की सीट कितनी? तो 243। ठीक है। राज्यसभा, यहाँ है विधान परिषद, तो ये 75। और लोकसभा की सीट, लोकसभा, तो ये 40। याद रखिएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन देखिए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत किया जाए। बड़ा ऑप्शन, इंग्लिश में भी देखिए, बड़ा ऑप्शन ये तुक्का है। लंबाई में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वहीं ज़्यादातर सही होने का चांस होता है सीडीपी में। अगर आपको उत्तर पता नहीं रहेगा तब तुक्का मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार्य है, ये बिल्कुल उपयुक्त है, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन में मदद मिलेगी? तो ये रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाना। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? चलिए देखते हैं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, गलत। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, गलत।
स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन हमको सटीक लग रहा है, यही बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा संवेग है? तो डर एक संवेग है। क्रांति से पहले फ्रांस के वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अधिक सैन्य खर्च। क्या था? अधिक सैन्य खर्च। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय के लिए प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की विशेष शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। समाज में लिंग विभाजन आधारित है। सामाजिक अपेक्षाएं और रूढ़ियां, ये दोनों हैं। क्या है? दोनों हैं। भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो ये पंचायती राज यानी पंचायती राज्य निकाय में आरक्षित है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, ऑप्शन में मैं काटना सिखा रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, पश्चिम बंगाल से नहीं, और इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, असम से नहीं। तो 3 जब कट गया तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा, लेकिन उसमें था कि किन राज्यों से, तो नाम दिया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किनको परास्त कर कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। किन्हें? पट्टाभी सीतारमैया को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के स्थापना से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इंडियन एसोसिएशन था। कौन था? इंडियन एसोसिएशन। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 960 लिख करके उसका उत्तर 1, 2 या 3 या 4। रहमत अली चौधरी किस समुदाय से संबंधित थे? रहमत अली चौधरी किस समुदाय से? तो ये गुज्जर से संबंधित थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिनियम के द्वारा मान ली गई? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ओह सॉरी, मैं भी गलती कर दिया। देखिए, ये बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा माना गया था। 1937 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया? तो वर्ल्ड वार में इनसे बिना सहमति के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल होने को लेकर। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 21 दिनों के उपवास के बावजूद गांधी जी के नहीं मरने पर किसने टिप्पणी की थी? तो चर्चिल ने। यही इनको अर्धनग्न नेक्स्ट प्रश्न है, अमायरा की दादी स्वेटर डैश है। अमायरा की दादी स्वेटर डैश है। तो टाई और मरना, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये कुछ बुन रही है। अमायरा की दादी स्वेटर बुनाई है, बुन रही है, टाई और मरना है, ब्लॉन्ग है। तो इस शब्द को भरना है, कौन सुटेबल है? तो ये बुन रही है। नेक्स्ट प्रश्न, काला हांडी में कई मजदूरों की मौत हो रही है, किसके कारण? तो भूख के कारण। निम्नलिखित में कौन से वाक्य में भोजन को अधिक पकाने से सही प्रभाव को दर्शाता है? खाना पचना आसान हो जाएगा, अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड? नहीं। हैजा, डेंगू, मलेरिया। 2 नंबर ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, सॉरी, पहला ही हो। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। हैजा नहीं होता है यहाँ पे। डेंगू और मलेरिया होता है, डेंगू मादा एडीज के काटने से और मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 सही होगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। देखिए इसमें भी टाइफाइड आ गया था, इसमें भी तो कट गया, और यहाँ हैजा तो कट गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का समूह है? रिपीट किया है यहाँ पे। टाइफाइड काट दीजिए, एड्स काट दीजिए, HIV एड्स। HIV एड्स यहाँ भी है तो अगला मार दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन हमें टैस से प्राप्त होते हैं? भोजन से। मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मिट्टी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उस स्थान का नाम बताइए जहां सुनीता विलियम्स कार्यरत हैं। तो वो नासा में कार्यरत हैं। अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। और भारत का इसरो। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली को जोड़ता है? तो NH2। NH क्या हो जाएगा? 2, सबसे बड़ा ये NH2। पारदीप बंदरगाह से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में से कौन सी है? तो ये लौह अयस्क हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई का बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रेलवे अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र न्यूनतम भौतिक प्रतिरोध प्रदान करता है, यह क्षेत्र अधिक उत्पादक है। देखिए सभी के सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है और पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी महंगा है? तो ये हो जाएगा दोनों, प्रोपेन और इथेनॉल। जहाँ दोनों इनमें से सभी बड़ा ऑप्शन, वो ज़्यादातर चांस होता है कि सही हो जाए, ये है तुक्का। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्मारक हमें निम्नलिखित में किसके बारे में बताते हैं? तो उस युग की लोगों की मानसिकता, वह सामग्री जिससे स्मारक बनाया गया है। तो ये दोनों के दोनों सही है। उस ज़माने के लोग खान पान खाते थे, ये भी। तो एक से अधिक विकल्प सही है इसका। डैश पर पानी वाष्प में बदल जाता है? गर्म करने पर। खुले कुओं को डैश द्वारा पोषित किया जाता है? किसके द्वारा? भूजल के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तरीके से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है? ऑप्शन है, अपशिष्ट पदार्थों को उचित तरीके से निपटार कर पानी भरे क्षेत्र में कूड़े को साफ करके। तो ये जब 2 सही हुआ, प्लास्टिक का प्रयोग से बचे तीनों, तो उपर्युक्त सही सभी हो जाएगा। सही विकल्प देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम कार्यों की पालने की कला क्या कहलाती है? द आर्ट ऑफ द रियरिंग सिल्क वर्क्स एंड सिल्क प्रोड्यूस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। खद्यानों में चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी छोटा है क्योंकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र प्रमुख उपभोक्ता भी है। कौन सा घर मिट्टी और भूसे के बने होते हैं? तो कच्चा घर। कौन घर? कच्चा घर।
हम डैश में स्नान करते हैं तो हम बाथरूम, यानी ये तो कौन नहीं बना देगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है 1031 का। मिलावटों को मिलाने से भोजन का डैश मूल्य कम हो जाता है, तो पोषक तत्व कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है, मतलब जिससे धुंधला दिखाई देगा? तो रंगीन कांच। क्या हो जाएगा? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इंग्लिश में भी देखिएगा कि बड़ा ऑप्शन कौन है, इंग्लिश में जो उसका आंसर लिखा गया है। हवा या नमी के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से किसका रंग भूरा हो जाएगा? तो लोहा का। पारदर्शी सामग्रियों का एक सेट कौन सा है जो अपने से आर पार दिखाई देगा? तो कांच और हवा। पानी और ग्लास, देखिए ये भी सही है। जल और वायु, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हमारे आसपास की सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? धातु और अधातु में। एक उपधातु भी होता है। वे प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है? तो देखिए इंसान और भालू। रेगिस्तान के जैविक घटक का एक उदाहरण है क्या? तो ऊंट, कैमल। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गति को रैखिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधी रैखिक गति। खाली रैखिक गति भी आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मापन की प्राचीन विधि है? तो ये स्केल या हाथ नाप। तो हाथ नाप प्राचीन विधि थी। किस व्यक्ति द्वारा एक कदम में तय की गई लंबाई कहलाती है? तो ये हाथ का फैलाव या गति, तो ये गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति। एक सामग्री जो बिजली को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती कुचालक कहलाती है। विद्युत ऊर्जा बैटरी के भीतर डैश उत्पन्न होती है? तो रसायन टर्मिनल, तो ये रसायन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कुचालक है? तो देखिए लोहा, तांबा और चांदी ये धातु है, तो ये सुचालक है। ये सुचालक हो जाएंगे और रबर कुचालक हो जाएंगे। चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है? तो ये हथौड़ी मारकर, गिराकर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्ब, तार, सेल और स्विच को सर्किट के डैश के रूप में जाना जाता है। तो बल्ब, तार, सेल और स्विच को सर्किट के डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे फिलामेंट के रूप में। बल्ब, तार, सेल और स्विच को सर्किट के फिलामेंट के रूप में, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है। कौन सा नियम कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित? तो ये कूलाम का आवेश हो जाएगा। कूलाम का नियम, आवेश नहीं, कूलाम का नियम। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अधूरा दहन क्या देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO देता है, ये जो विषैला गैस है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ को संसाधन बनाता है? तो उपयोगिता उसको संसाधन बना देता है। और ये था कथन पूरा करें। अनवीकरणीय संसाधन है, तो कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? जीवित चीज़ों से प्राप्त, जिसके पास सीमित स्टॉक है, वो अनवीकरणीय संसाधन। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सेशन को देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका स्कोर 120 प्लस करा कर के ही छोड़ूंगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।